फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कॉम्पेरेटिव मेथड। राइट, जैसा मैंने बताया था कि हमें दो मेथड्स पढ़ने हैं। एक मेथड है हमारा कॉमन साइज और एक है कंपेरेटिव मेथड। राइट, और दोनों ही मेथड में हमें दो चीजें सीखनी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का भी सीखना है और बैलेंस शीट का भी सीखना है। राइट, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज अपने माइंड में रखना। माइंड में ये रखना है कि जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करो तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना। रीजन समझा देता हूं मैं थर्ड चैप्टर पढ़ने का। अगर थर्ड चैप्टर तुम्हें आता है तो थर्ड चैप्टर आने का मतलब ये हुआ कि तुम्हें बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आता है। और जब तुम्हें बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आता है तो 50% सम्स तो तुम यहीं पे कंप्लीट कर लोगे। रीजन ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे रॉ फॉर्म में दिए होंगे। ऐसे देखो, ऐसा लिखा रहेगा सेल्स रेवेन्यू, अदर अदर इनकम, एक्सपेंसेस, और एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया जिसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे लिखा है सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, नेट परचेस फॉर रीसेल, चेंजेस इन स्टॉक, ऐसे अलग अलग करके इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। राइट, और ये इन्फॉर्मेशन किसका प्रोवाइड है? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ता है। अब प्रॉपर वे का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अरेंजमेंट कब कर पाओगे? जब तुम्हें पता होगा कि कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मेरा सजेशन है कि उस चैप्टर को जरूर अच्छे से देखें और सारी चीजों को अच्छे से समझें। ओके, अगर वो चीजें आती रहेंगी तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा कि तुम्हें क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अदरवाइज फॉर्मेट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ये होगी, अगर फॉर्मेट वाइज तुम फॉलो नहीं करोगे क्वेश्चंस को तो इट मे पॉसिबल कि वो टीचर्स जो है वो मार्क्स कट कर दे। राइट, तो अगर तुम्हें ये सारी चीजें को नहीं चाहते हो कि ये सारी चीजें हो तो उसके लिए फॉर्मेट एक बार अच्छे से जरूर रीड कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मेट इसका एक्सप्लेन करने के लिए, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हम कैसे प्रिपेयर करते हैं या कंपेरेटिव एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो एनालिसिस करने से पहले यहाँ पे मैं छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें करना कैसे है। ओके, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ फॉर्मेट का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होता है पर्टिकुलर्स। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके लिए हमें पर्टिकुलर्स प्रिपेयर करना होगा, चाहे वो बैलेंस शीट का दिया हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हो। उसके अकॉर्डिंग हमें पहला जो कॉलम होगा वो हमारा क्या होगा? पर्टिकुलर्स का होगा। बात समझ में आया? और हम पढ़ने क्या वाले हैं? कंपेरेटिव पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा कि कंपेरेटिव हम क्या करते हैं? एटलीस्ट 2 ईयर की कंपेरिजन करते हैं। राइट, मैंने बताया ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे 2 ईयर्स की कम से कम कंपेरिजन करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स लिखोगे। उसके बाद जो सेकंड कॉलम बनेगा वो बनेगा नोट नंबर। क्या बनेगा हमारा? नोट नंबर, जिसमें हमें पता है हम ज्यादा कुछ लिखते नहीं है क्योंकि हमारे में इतना ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते वो लोग। उसके बाद जो हमारा तीसरा कॉलम बनता है वो बनता है प्रीवियस ईयर का। किसका बनेगा? प्रीवियस ईयर का। और जो चौथा कॉलम बनता है वो किसका बनेगा? हमारा करंट ईयर का। तो ये दो चीज तुम्हें याद रखना है कि जो पहला कॉलम बनता है वो प्रीवियस ईयर का और दूसरा जो कॉलम बनेगा वो करंट ईयर का। राइट, ये चीजें अच्छे से याद रहना चाहिए, इन चीजों को अच्छे से समझना जरूरी है। कि अब यहाँ पे देखो, 4 कॉलम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट कॉलम मैंने बताया पर्टिकुलर्स का, सेकंड कॉलम मैंने बताया नोट नंबर, थर्ड कॉलम मैंने बताया प्रीवियस ईयर, फोर्थ कॉलम मैंने बताया करंट ईयर का। याद रखना, पहले प्रीवियस आएगा बाद में करंट आएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट चेंज, या इसको हम कभी कभी सिर्फ लिख देते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। डिपेंड करता है कि आपके बुक में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना। अगर एब्सोल्यूट चेंज लिखा है तो राइट डाउन एब्सोल्यूट चेंज, अगर इंक्रीज डिक्रीज लिखा है तो राइट डाउन इंक्रीज और डिक्रीज। अब सवाल है कि सर इसमें क्या लिखते हैं? तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, फोर्थ में से 3 को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 में से हम क्या करते हैं? 3 को माइनस करते हैं, यानी इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। याद रखना कि करंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं। माइंड में रखना कि करंट ईयर में से हम किसको माइनस करते हैं? प्रीवियस ईयर को। और इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 में से हम क्या करते हैं? 3 माइनस करते हैं। तो जो रिजल्ट बनेगा वो हम उसको नाम क्या दे देंगे? 5 नंबर दे देंगे। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमें करना होता है परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना। क्या करना होता है? हमें फाइंड आउट करना होता है चेंज इन परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ। अब ध्यान से समझो इस बात को कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि चेंज इन परसेंटेज, तो इसको हम क्या करेंगे? या डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। डिपेंड करता है कि आपकी बुक में क्या लिखा, या तो परसेंटेज लिखा होगा या तो लिखा होगा इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। राइट, दोनों में से जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अब बात को समझो, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे
मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पर्टिकुलर्स आया, नोट नंबर आया, प्रीवियस ईयर आया, करंट ईयर आया। उसके बाद हमारा क्या आया, एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको हमने नाम क्या दिया, नंबर 5। और ये कैसे फाइंड आउट किया, 4 में से 3 हमने माइनस किया। अब बात करते हैं परसेंटेज चेंज की कैसे करेंगे। तो परसेंटेज चेंज में हमें फाइंड आउट करना है कितना परसेंट चेंज हुआ। तो चेंज को तो ऊपर लिखना, और चेंज कहाँ निकाला हमने, 5 नंबर में। तो चेंज तो तुम्हारा ऊपर आ गया 5 नंबर। अब ये डिसाइड करना है कि डिवाइड में क्या लिखना है। तो एक कॉमन सेंस हमें यूज करना है कि हम कंपेयर हमेशा किससे करते हैं, हम कंपेयर हमेशा करते हैं हमारे पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन से, क्योंकि करंट ईयर का ही कंपैरिजन तुम करंट ईयर से तो करोगे नहीं। हम ये चेक करते हैं कि पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमने कितना कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आई मीन इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है हमारा। जैसे अगर हम रिजल्ट का चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं कि हम जब 11th में थे तो हमारा सिचुएशन कैसा था, राइट नाउ सिचुएशन हमारा कैसा है। तो हम ऑलवेज हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पास्ट ईयर के से ही कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100। ये है हमारा प्रॉपर फॉर्मेट, राइट। तो याद रखना, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर लिखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर के बाद हमें लिखना पड़ता है नोट नंबर, और नोट नंबर के बाद हमें लिखना पड़ता है, सॉरी पर्टिकुलर्स लिखना पड़ता है, नॉट प्रीवियस ईयर, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, पर्टिकुलर्स लिखना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे नोट नंबर लिखना पड़ता है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम बनता है आपका प्रीवियस ईयर। ओके, याद रखना इसमें क्या बनता है, प्रीवियस ईयर, और इसको हम नाम देते हैं नंबर 3। उसके बाद हम लिखते हैं करेंट ईयर, इसको नाम देते हैं नंबर 4। फिर हम फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज, जो हमारी बुक में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेना, राइट। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये हमारा करंट में से प्रीवियस माइनस करते हैं, क्या करते हैं, करंट में से प्रीवियस माइनस करते हैं, तो हमें चेंज पता चलता है। फिर परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसके डिवाइड में प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। और हमें चेंज फाइंड आउट करना, तो चेंज हम किससे कंपेरिजन करेंगे, प्रीवियस ईयर से, इसलिए डिवाइड बाय 3 आ गया, राइट। तो ये होता है प्रॉपर फॉर्मेट कंपेरेटिव एनालिसिस का, और यही फॉर्मेट हमें बैलेंस शीट में भी यूज करना है, और यही फॉर्मेट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी यूज करना है, राइट। अभी सवाल है कि सर यही फॉर्मेट क्यों यूज करना होगा। देखो, जो पर्टिकुलर से सिर्फ चेंज तो ये होगा ना, ये तो पूरा फॉर्मेट तो सेम ही रहने वाला है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम होने वाला है, सिर्फ पर्टिकुलर्स चेंज होगा। पर्टिकुलर्स मतलब यहाँ पे या तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखोगे या तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस का, तो डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। यानी अगर बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट का लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस का, बाकी सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम टू सेम रहने वाला है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और इसको हो सके तो इतना ही नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, सिर्फ ये 2 लाइन में। ओके, इतना ही लिख लोगे तो बाकी सब तुम्हारा काम हो जाएगा, और एक बार पूरा क्वेश्चन देख लोगे कि कैसे सॉल्व किया है तो सब अच्छे समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है, समझ लो। ये चैप्टर जो है वो सिर्फ बच्चों को मार्क्स देने के लिए ही बनाया गया है, कि एनी हाउ जो बच्चे हैं उनको मार्क्स मिल जाए, राइट। कि जैसे इनको जिनको लगता है कि अकाउंट डिफिकल्ट है उनके लिए ये चैप्टर है कि भाई देखो ऐसा भी अकाउंट होता है, सीखो, बस फॉर्मेट सीखो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन छोटा सा है, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, prepare comparative profit and loss statement from the following profit and loss statement of Vivekanand Limited for the year ending on 31st 3 2016 and 31st 3 2017। 2 ईयर्स दिया है, 16 एंड 17, राइट। मैंने जो फॉर्मेट बताया वही याद रखना, पहले हमें प्रीवियस ईयर लिखना है और बाद में हमें करंट ईयर लिखना है। अब इट मे पॉसिबल कि जो क्वेश्चन है उसमें अलग दिया हो, जैसे देखो क्वेश्चन में कैसे दिया है, summarize profit and loss statement for the year ending year on 31st 3 2016 and 31st 3 2017। तो यहाँ पे देखोगे तो 31st 3 17 पहले दिया, 16 बाद में दिया, यानी करंट ईयर दिया फिर प्रीवियस दिया। बट हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, पहले प्रीवियस लिखो फिर करंट लिखो, यानी हमें इसको क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा, राइट। तो इसके लिए छोटा सा यहाँ पे मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने कहा था पर्टिकुलर्स लिखने के लिए, राइट। फिर मैंने कहा था नोट नंबर लिखने के लिए, नोट नंबर, फिर मैंने कहा था प्रीवियस ईयर लिखने के लिए, फिर मैंने बोला था करंट ईयर लिखने के लिए, फिर मैंने बोला था एब्सोल्यूट चेंज, क्या मैंने बोला था, एब्सोल्यूट चेंज, या फिर मैंने बोला था इंक्रीज या डिक्रीज, डिपेंड करता है कि आपकी बुक में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। ओके, और उसके बाद मैंने कहा था चेंज इन परसेंटेज, क्या मैंने कहा था, चेंज इन परसेंटेज, या तो इसके अलावा लिख सकते हो इंक्रीज डिक्रीज ब्रैकेट में इन परसेंटेज, है ना, दोनों में से जैसा दिया होगा। अगर एब्सोल्यूट चेंज है तो उसमें उसके बाद होगा चेंज इन परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज है तो उसके बाद होगा परसेंटेज चेंज इन, आई मीन इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, राइट। तो जैसा इंफॉर्मेशन हो वैसा लिख लेना। उसके बाद मैंने कहा था कि हमें सिर्फ क्या करना, नंबरिंग करना है, उस नंबर को हमें फॉलो करना है। ओके, तो ये पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ये तो मैं रैंडमली ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बट तुम्हें पेंसिल और पेन का ही फॉलो करना है, आई मीन सॉरी पेंसिल और स्केल का। ओके, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, सो तुम्हारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर
3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। लेकिन मैंने कहा था कि हमें फाइंड आउट कैसे करना है, तो हमारा जो नंबर 5 है ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि हमारा नंबर 5 कैसे मिलता है, राइट। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो मैंने कहा था कि जो नंबर 5 वो कैसे मिलता है, 4 में से 3 माइनस करने के बाद, 4 माइनस 3। और नंबर 6 कैसे मिलेगा कि जो हमारा चेंज आएगा उसके डिवाइड में हम नंबर 3 को लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये चाहो तो यहाँ पे नीचे लिख लेना, नीचे यहाँ पे जगह नहीं था, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया था, इस वजह से मैंने ये ऊपर लिख दिया है, राइट। तुम नीचे ही लिखना, जैसे यहाँ पे है ना, तो इसी के बाजू में लिख लेना, तो तुम्हें बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना लिख लिया। अब फिर मैंने कहा था कि जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का या बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो फॉलो करना है। तो वो फॉलो करना है मतलब याद होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, राइट। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेल्स रेवेन्यू, तो वो लिखा। उसके बाद इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस अदर इनकम, क्या करते हैं, प्लस अदर इनकम, और इसका टोटल करते हैं तो हमें मिलता है टोटल इनकम। याद है, फॉर्मेट सेम टू सेम ऐसे ही है। फिर उसमें से हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, तो वही मैं लिख देता हूँ सीधा डायरेक्टली। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हम इनकम में से, ये जो टोटल इनकम आया है उसमें से जो हमारा एक्सपेंस है वो माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर वो रेड है इस वजह से दिखेगा नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये फॉर्मेट है, ये छोटा सा एग्जांपल के लिए है। बाकी जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, बट मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि फॉर्मेट लर्न करना जरूरी क्यों है, राइट। तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर में तो डैश डैश कर देना है, कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा। अब प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन क्या है, सेल्स रेवेन्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे 14 लाख, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 14 लाख। और उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम में है 2,50,000, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 16,50,000। उसके बाद एक्सपेंसेस कितना, 7,20,000, एक्सपेंसेस कितना है, 7,20,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 9,30,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सेम इसी तरह से करंट ईयर के लिए भी लिख लो। करंट ईयर में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू 16 लाख रुपीज दिया, कितना दिया हुआ है, 16 लाख। और यहाँ पे अदर इनकम में दिया हुआ है 3 लाख रुपीज, कितना दिया हुआ है, 3 लाख। अब इसका टोटल करोगे तो 16 प्लस 3 ये हो जाएगा 19 लाख, कितना हो जाएगा, 19। अब उसमें से 960 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 9 लाख में से 960 माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 940, 9 दूनी 18 और 6 और 4 1 लाख हो जाएगा, नहीं 19 लाख, राइट। तो यहाँ पे 9,40,000 बचा। तो पहले तो ये मेरा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया, राइट। ये मेरा जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर हुआ, मैंने प्रीवियस और करंट ईयर की वैल्यू लिखी। यानी अभी तक तो मैं नॉर्मली जो थर्ड चैप्टर का फॉर्मेट है मैंने वही फॉलो किया है। अब इस चैप्टर में जो करना है वो हमें करना है। हमें इस चैप्टर में क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा 4 में से 3 माइनस करना है, 4 में से हमें क्या करना है, 3 माइनस करना है। तो 16 में से 14 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 लाख रुपीज। 3 में से 250 गया तो यहाँ पे बचेगा 50, राइट। 19 में से 1650 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2,50,000, राइट। और उसके बाद 960 में से 720 माइनस करोगे तो ये बचेगा 240, राइट। और 940 में से 930 माइनस करोगे तो बचेगा ये 10,000, राइट। तो इस तरह से मैंने क्या किया, चेंज मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो क्या है, 5 डिवाइड बाई 3। 5 डिवाइड बाई 3 मतलब इसके डिवाइड में हमें क्या करना है, 3 करना। तो 2 लाख के डिवाइड में 14 लाख करना। तो मैं एक लिख के दिखा देता हूं कि हमें क्या करना है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो यूज योर कैलसी में इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख, परसेंटेज करोगे तो आएगा 14.285, दैट विल बी कन्वर्टेड टू 14.29, राइट। क्योंकि 285 है तो उसको मैं 9 कर दूंगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, और सेम इसी तरह से बाकी भी। तो 50,000 डिवाइड बाय 250, क्या करोगे, 50,000 डिवाइड बाय 250, तो ये हो जाएगा 20%। एंड सेम वे 2,50,000 डिवाइड बाय 1650, तो ये हो जाएगा 15.5%, 15.15%। और इन सेम वे 240 डिवाइड बाय 720, तो दैट विल बी 33.33%। एंड 10,000 डिवाइड बाय 9,30,000, तो ये हो जाएगा आपका 1.08%, राइट। अभी बात समझो, ये जो भी परसेंटेज चेंजेस आए हैं इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्या
कंपेयर टू लास्ट ईयर जो हमारा सेल्स है वो कितना इंक्रीज हुआ, 14.29% इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा एक्सपेंस जो है 14.29% इंक्रीज हुआ है। इन सेम वे जो हमारा अदर इनकम है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है। और सेम वे अगर तुम देखते हो तो हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना इंक्रीज हुआ, 13.33%। और हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है दैट इज 1.08% इंक्रीज हुआ है। अब देखो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ हमारा, अदर इनकम इंक्रीज हुआ, लेकिन हमारा जो टोटल चेंजेस है वो काफी कम है। क्यों काफी कम है, क्योंकि हमारा जो टोटल एक्सपेंस में चेंजेस है वो काफी ज्यादा है, 13.33% है, राइट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे हमारा ये जो एक्सपेंस है इतना इंक्रीज ना हो, इंक्रीज हो बट इतना इंक्रीज नहीं होना चाहिए कि ओवरऑल जो इफेक्ट है उसको एकदम ही कम कर दे, राइट। तो इस तरह से जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोग एनालिसिस क्यों करते हैं, राइट। इससे देखो एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन दिया था और इतनी सारी चीजें हम लोग को समझ में आ गई कि भाई प्रॉफिट भी चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन ओवरऑल जो है वो चेंजेस नहीं हुआ अच्छे से। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेंस में चेंज है वो काफी ज्यादा है। तो ये क्या रहा है, एक्सपेंस में इतना ज्यादा चेंज हुआ है कि हमारे जो प्रॉफिट के चेंजेस था उसको इसने ओवरऑल कम कर दिया, राइट। तो ये था हमारा एक छोटा सा सैंपल समझाने के लिए। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो मैंने फुल लेंथ में क्वेश्चन लिया है वो ये रहा। हाँ, ये है क्वेश्चन, एक फुल लेंथ का क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ भावना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2016 एंड 31/3/2017 प्रिपेयर कंपेरेटिव लॉस स्टेटमेंट। हमें प्रिपेयर करना है कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपेरेटिव वर्ड लिखा है, इसका मतलब हमें पता चल गया 2 ईयर्स का आपस में कंपेरिजन करना है, राइट। और मैंने फॉर्मेट बताया था, याद रखना है कि पहले प्रीवियस आएगा बाद में करंट आएगा, राइट। पहले प्रीवियस आएगा बाद में करंट आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा और यहाँ पे परसेंटेज आएगा। और ये चेंज कैसे होगा, हमें पता है 4 में से 3 माइनस करना है और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 3 करना है, ओके। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखोगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो वैल्यूज देख लेते हैं, हमारे वैल्यूज क्या क्या है। यहाँ पे वैल्यूज में है सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, और एक्सपेंसेस में है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम दैट इज 9 लाख एंड 8 लाख, नेट परचेज for resale that is 1,10,000 plus 90, changes in stock 50 plus 50, employee benefit 120 और 90 है, financial expenses है 40,000 and 60,000, depreciation and amortized amount है 2,70,000 and 1,80,000, और यहाँ पे इनकम टैक्स रेट भी दिया दैट इज 30%। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, राइट। पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको फॉर्मेट नहीं याद हो तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया, वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेट को कैसे लर्न करना है। और उसका वीडियो मैंने चैप्टर नंबर 3 के मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, ओके। तो वहां पे देख सकते हो, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। राइट नाउ हम फोकस करते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एक चीज याद रखना, ये 17 का है और ये 16 का है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने ऐड किया, मैं उसी को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, राइट। बट सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे देखो प्रॉपर वे में सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब ध्यान से समझो इसको कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ भावना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2016 एंड 31/3/2017 का दिया है। मैंने कहा ना कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो सेल्स है, फिर अदर इनकम है, टोटल ऐड किया दैट विल बी टोटल इनकम, फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करना है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, फिर नेट परचेज दैट, फिर उसके बाद चेंजेस इन स्टॉक, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर टोटल का सारे एक्सपेंस को टोटल करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल एक्सपेंस मिलेगा, राइट, ये वाला कॉलम। फिर उसके बाद टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करना है तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी ये। उसके बाद हमें टैक्स माइनस करना है दैट इज 30%, जो क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है वो माइनस करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो ये पूरा फॉर्मेट है और इसको फॉलो करना है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे क्या करना है, कुछ भी है नहीं। अगर पहला जो सैंपल है वो समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना, 16 को पहले लिखना, 17 को बाद में। यानी मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले प्रीवियस ईयर को लिखना है और बाद में यहाँ पे करंट ईयर को लिखना है। और यहाँ पे देखो लिखा ही है कि 4 में से 3 माइनस, यानी 4 में से हमें 3 माइनस करना है और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 3 करना है इंटू 100। अब कैसे देखो, 20 में से 16 माइनस किया तो यहाँ पे कितना है, 4 लाख रुपए आया। 3 में से 4 माइनस किया, देखो -1 है, तो जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लिखा हुआ है। याद रखना करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे और माइनस में आंसर आए तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देना है।
ठीक है। उसके बाद देखो 23 में से 20 माइनस किया तो 3 लाख रुपीज आया, 9 में से 8 माइनस किया तो 1 लाख, 110 में से 90 किया तो यहाँ पे 20,000, 50 में से 50 किया तो कोई चेंजेस नहीं, तो दैट्स वाई यहाँ पे डैश डैश है। ओके, फिर 120 में से 90 किया तो 30,000 है, फिर 120 में से 90 किया तो यहाँ पे सॉरी 30,000 वो परसेंटेज है तो उसको मैं बाद में बताता हूँ। 40 में से 60 किया तो यहाँ पे भी देखो माइनस है, देखो ये 40 है और ये 60 है, तो यहाँ पे किस में आ रहा है, ये माइनस में, इसलिए यहाँ पे लिखा है 20,000 इन ब्रैकेट। और उसके बाद है 270 में से 180 माइनस किया तो यहाँ पे आ रहा है 90,000, और सेम वे इसी तरह से बाकियों का भी हमने क्या किया है, माइनस किया है। अब उसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन का, तो यानी जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज चेंज का मैंने क्या बोला कि हमें करना है 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, हमें क्या करना है 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। तो हमारा 5 क्या है, हमारा है 5 है 4 लाख रुपीज है, और 3 हमारा है 16 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख करोगे इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा 25%, राइट। अब सेम उसी तरह से 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख करोगे तो ये भी कितना आएगा 25%, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये वैल्यू जो परसेंटेज है वो भी क्या होगा, माइनस में होगा, उसको ब्रैकेट में ही दिखाना है। और सेम वे इसी तरह से तुम्हें बाकी का सॉल्यूशन करना, 3 लाख डिवाइड बाय 20, 1 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, इसी तरह से सारा सॉल्यूशन करना। और याद रखना इसमें जितना तुम ध्यान से सॉल्यूशन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इट मे पॉसिबल इतना इजी देख के तुम फटाफट कैलसी चलाने में गलती कर दो, राइट, क्योंकि ऐसी अक्सर गलतियां होती हैं। फॉर्मेट का याद रखना है, एक चीज ये हो, यानी 2 ही 3 चीज याद रखनी, एक तो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो, और एक प्लस माइनस अच्छे से करना। बाद में डिवाइड का याद रखना कि डिवाइड में हमें प्रीवियस ईयर ही लेना है, और नहीं याद रहे तो याद रखना डिवाइड में हमें 3 ही लेना है, यानी बस यही 3 चीज को याद रखोगे तो ये क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अब देखो यहाँ पे हम जज क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे इस तरह से पूरा जब आंसर देखो तो पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारा जो सेल्स है वो 25% इंक्रीज हुआ है, बट हमारा जो अदर इनकम है वो 25% डिक्रीज हुआ है। लेकिन ओवरऑल इनकम देखने जाते हो तो भी हमारा 15% बेनिफिट हुआ है, राइट। ओवरऑल इनकम अगर देखोगे यानी टोटल इनकम तो 15% का बेनिफिट हुआ है। और उसी तरह से बाकी चीज का कंपेरिजन करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 12.5% इंक्रीज हुआ है, नेट परचेस फॉर रीसेल में 22.22 और एम्प्लॉय बेनिफिट में 33.33। इसका मतलब ये है इस साल हमने एम्प्लॉयज को, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी या तो ज्यादा दी होगी या तो हमने उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, अदरवाइज इतना जो हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो इतना एक्सपेंस इंक्रीज नहीं होता। और नेक्स्ट में फाइनेंस कॉस्ट है 33.33। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लोन था ये सारी चीजें थी वो हमने रीपे कर दिया, तभी तो इस साल हमें लोन का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, हमें इंटरेस्ट ही लिखते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होता है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम किसी भी कंपनी का जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस है वो एनालिसिस करके चीजों को समझ सकते हैं, राइट। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है बैलेंस शीट के लिए, ताकि आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो इसी वीडियो में मिल जाए, उसके लिए आपको सेकंड वीडियो का वेट ना करना पड़े, क्योंकि एक ही मेथड है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा सीधा एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ क्या चीजें याद रखनी है। सेम वही, सबसे पहले तो फॉर्मेट याद रखना है, राइट। सबसे पहले क्या याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है। सेकंड में याद रखना कि पहले प्रीवियस ईयर आएगा, बाद में करंट ईयर आएगा। और थर्ड में हमें याद रखना है कि हमें डिवाइड वाले में हमेशा नंबर 3 रखना है, यानी 5 डिवाइड बाई 3 करना है। तो यानी यही 3 चीजों को याद रखोगे तो आपका ये पूरा का पूरा कंपेरेटिव एनालिसिस है वो पूरा का पूरा एक ही बार में डन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे दिया हुआ बैलेंस शीट, किसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, स्टार्टअप इंडिया कंपनी, किसका दिया हुआ है, स्टार्टअप इंडिया कंपनी का बैलेंस शीट है 16 और 17 का। तो पहले देखो 17 का है और 16 का है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखोगे तो प्रॉपर वे में फॉर्मेट इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नॉन करंट लायबिलिटी में 10% डिबेंचर है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा फॉर्मेट में एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है। तो देखो अब अच्छी बात है कि जब तुम्हें पूरा का पूरा प्रॉफिट तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, आई मीन प्रॉफिट बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा फॉर्मेट तुम्हें अच्छे से अगर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन को हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। क्या करना होगा, हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे कॉपी पेस्ट करके, तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन ऐड किया है, सो डायरेक्टली आपके लिए बेनिफिशियल होगा विदाउट मच टाइम वेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो सेम टू सेम पहले क्या किया है, पहले हम लोगों ने फॉर्मेट को फॉलो किया है। ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस जिसके अंदर प्रॉफिट एंड
लॉस है। तो अगर देखा होगा तो क्वेश्चन का सेम टू सेम ही फॉर्मेट दिया है। इसका मतलब ये है कि बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। बट याद रखना हर बार इतनी नसीब अच्छी नहीं होगी, सो ट्राई टू लर्न द फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट याद होगा तो इन केस अगर वो मिक्सअप दिया होगा तो भी तुम अलग अलग करके अच्छे से लिख लोगे, राइट। हालांकि इस क्वेश्चन में हमारी नसीब बहुत अच्छी है कि हमें फॉर्मेट पूरा का पूरा डिट्टो दिया है। अब उसके बाद करना क्या है, सेम टू सेम वही। सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, याद रखना 16 यानी प्रीवियस ईयर और 17 यानी करंट ईयर। उसके बाद 4 माइनस 3 करना है और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 3 करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो 12 माइनस 10 किया तो यहाँ पे 2 लाख आया, फिर 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 किया तो यहाँ पे आया 20%। इसका मतलब हुआ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हम लोगों ने 20% ज्यादा इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है। और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 5 माइनस 5 डैश, मतलब हमने कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स में ना तो हमने इशू किया हुआ है ना ही हमने रिटर्न किया हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का देखोगे तो यहाँ पे 180 है, उसमें से 1 लाख माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 80,000। अब 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो यहाँ पे आया 80%। अब इसका मतलब देखो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज लिखो या मत लिखो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने परसेंटेज डिनोट कर दिया है तो सामने वाले को समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्या है, परसेंटेज में है, राइट। अब एक बात को समझो, यहाँ पे जो ये 80% है वो ये 80% क्या डिनोट कर रहा है कि कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इस बार हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 इंक्रीज हो गया, राइट। अब वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वही रीजन को हमें चेक करना होगा कि क्या हमने ऐसा काम किया कि हमारा प्रॉफिट इतना सडनली बढ़ गया। अब उसी तरह से यहाँ पे लाइबिलिटीज का देखो तो 250 में से 2 लाख माइनस किया तो 50,000 आया, 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख किया था यहाँ पे 25%। 62,500 माइनस 50,000 आया तो 12,500, तो यहाँ पे आया 20%। यानी डिबेंचर में 25% इंक्रीज हुआ, यानी इस साल हमने नए डिबेंचर इशू किए हुए हैं, हमने कहीं से शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स किया है, ट्रेड पेबल्स में कोई चेंजेस नहीं है। यानी इस साल हम लोगों ने कोई भी किसी को एक्स्ट्रा किसी से परचेसिंग नहीं की, अगर परचेसिंग की है तो हमने उसको डायरेक्टली कैश पे कर दिया, क्योंकि जब हम परचेस करते हैं तभी हमारे पेबल्स इंक्रीज होते हैं। इस साल हमने कोई ऐसा बिहेवियर नहीं किया, हमने सबको कैश पेमेंट किया है, राइट। या तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जिनसे लिया था हमने पे कर दिया, दैट्स वाई लास्ट में हमारे पास सिर्फ 40 बचे हैं। ओके, तो ऐसे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है, वो तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो लास्ट में सब सेम टू सेम सारी चीजें करनी है। अब एक माइनस दिख रहा है, अब एक माइनस दिखने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि कंपेयर टू प्रीवियस इस साल हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम किया है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी तुमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो इस साल हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं थे, इस वजह से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आपको क्लियर दिमाग में घुस गया होगा, पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। ठीक है, स्टिकर की तरह छप जाना चाहिए। तो अभी अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी, अभी अच्छी मतलब समझ में आ गई है, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ समझ में आ गया है, देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं किया है तो देखने के लिए भी थैंक यू सो मच, और इसी तरह से वीडियो देखते रहो। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सब्सक्राइब कर सकते देन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, उसके लिए पहले से ही बोल दे रहा हूँ। और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और इसी तरह से आगे पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।